वक्त के दुनिया के दो सबसे बड़े सांप, एक गुजरे जमाने में दुनिया पर राज करने वाला टाइटैनोबोआ और दूसरा आज के समय में अमेज़न का बादशाह कहलाने वाला एनाकोंडा। ये दोनों ही सांप अपने विशालकाय शरीर और खतरनाक हंटिंग टेक्निक्स के लिए जाने जाते हैं। खैर, टाइटैनोबोआ अभी की दुनिया में तो मौजूद नहीं, मगर यदि होता तो एनाकोंडा से उसका सामना जरूर होता। और जब ये आमने सामने होते तब कैसा खतरनाक मंजर होता। आज के वीडियो में हम इन दोनों के बीच होने वाली हाइपोथेटिकल टक्कर पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। टाइटैनोबोआ। आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले जब डायनासोर्स खत्म हो गए तब टाइटैनोबोआ का उदय हुआ। ये सांप अपने समय के बहुत ही खूंखार और जानलेवा शिकारी माने जाते थे, जिनकी दहशत से पूरी धरती थर थर कांपती थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सांप आज से करीब 6 करोड़ साल पहले इस धरती पर रहते थे और इन्होंने करीब 50 लाख सालों तक इस धरती पर कब्जा जमाए रखा। इस टाइम पीरियड को पैलियोसीन पीरियड कहा जाता है। टाइटैनोबोआ गैरंगुटान प्रीहिस्टोरिक स्नेक था जो सांपों की बोआ फैमिली से बिलोंग करता था। बोआ फैमिली से होने का मतलब है कि ये सांप साइज से बहुत ज्यादा बड़े और बिना जहर वाले होते थे। मेनली बोआ फैमिली के सांप अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे, यानी ये सांप अमेज़न के जंगलों और नदियों में विचरते थे। ये सांप इतने बड़े होते थे कि इन्हें कोई हरा ही नहीं सकता था, मगर आखिरकार ये सांप भी विलुप्त हो ही गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनके खात्मे का मेन रीजन था क्लाइमेट चेंज। जब ये धरती पर रहते थे तब धरती का तापमान आज की तुलना में करीब 10 से 12 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हुआ करता था, जो इन सांपों के फलने फूलने के लिए काफी अनुकूल था। मगर फिर समय के साथ धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी, जो टाइटैनोबोआ के लिए सबसे बड़ा खतरा था। गिरते टेम्परेचर के साथ टाइटैनोबोआ एडजस्ट नहीं कर पाए और बढ़ती ठंड की वजह से इनका अंत हो गया। मगर ये जब तक जिए आतंक का चेहरा बनकर जिए। इनसे टकराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एनाकोंडा। आज के समय में दुनिया के सबसे बड़े और भारी स्नेक का नाम आते ही जहन में जो तस्वीर सबसे पहले उभरती है वो एनाकोंडा की ही होती है। ये सांप भी बोआ फैमिली से संबंधित है, यानी ये भी बिना जहर के होते हैं और साइज में खूब बड़े होते हैं। ये भी ज्यादातर साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। मेनली एनाकोंडास 4 तरह के होते हैं: ग्रीन एनाकोंडा, येलो एनाकोंडा, डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा और बोलिवियन एनाकोंडा। इनमें से ग्रीन एनाकोंडा साइज में सबसे बड़े होते हैं। एनाकोंडा बहुत ही खतरनाक होते हैं और भूख लगने पर या खतरा महसूस होने पर विकराल रूप धारण कर लेते हैं। टाइटैनोबोआ और एनाकोंडा दोनों के एक ही फैमिली से बिलोंग करने के आधार पर ये कहा जा सकता है कि टाइटैनोबोआ ही एनाकोंडा का पूर्वज है, यानी ये मुकाबला बाप और बेटे के बीच में होने वाला है। यकीनन बड़ा मजा आने वाला है। चलिए हम कुछ पैमानों पर इन दोनों सांपों को आंकने की कोशिश करते हैं। इनके बीच की इस तुलना से हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन किसे हराने का दम रखता है। साइज। किसी भी लड़ाई में शरीर का आकार बहुत मायने रखता है। जो जीव जितना बड़ा होगा, आमने सामने की लड़ाई में उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। पहले बात कर लेते हैं एनाकोंडा की। एनाकोंडा की एवरेज साइज की बात करें तो ये करीब 15 से 20 फीट लंबे होते हैं। मेल्स की साइज फीमेल की तुलना में थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है। वही अगर सबसे लंबे एनाकोंडा की बात करें तो इनकी साइज थी करीब 33 फीट और इसका वजन था करीब 400 किलोग्राम के आसपास। ये सांप एक ग्रीन एनाकोंडा था और इसे आज के समय का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। यकीनन आज की दुनिया में मौजूद ऐसा कोई सांप नहीं जो एनाकोंडा से भिड़ना चाहेगा। वही अगर बात करें टाइटैनोबोआ की तो माना जाता है कि इस धरती ने आज तक टाइटैनोबोआ जैसा विशालकाय सांप दोबारा नहीं देखा। साल 2009 में नॉर्थ ईस्ट कोलंबिया में मौजूद सेरेजोन फॉर्मेशन की कोयले की खदानों में टाइटैनोबोआ के फॉसिल्स पाए गए थे। उसी के आधार पर इस भीमकाय सांप के आकार का आंकलन किया गया। ये सांप करीब करीब 13 मीटर यानी लगभग 43 फीट लंबे हुआ करते थे। बाप रे, यानी एनाकोंडा से 2 गुने से भी ज्यादा लंबे, और इनकी चौड़ाई 3 फीट के आसपास होती थी। वजन के मामले में भी ये सारे ही रिकॉर्ड तोड़ डालते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ये करीब 1100 किलोग्राम वजनी हुआ करते थे। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि टाइटैनोबोआ की साइज इससे भी बड़ी होती थी। कसम से, क्या आतंक होगा इस सांप का अपने समय में। चलिए अब जरा इनकी तैरने की काबिलियत की तुलना कर लेते हैं। स्विमिंग। अपने भीमकाय शरीर और जमीन पर पेड़ पौधों के होने की वजह से टाइटैनोबोआ चलने फिरने में बड़ी असुविधा महसूस करते थे और इसी वजह से वो अपना ज्यादातर वक्त
पानी या दलदल में बिताते थे। पानी की विस्कोसिटी इनके मूवमेंट में मददगार होती थी। अब इतना वक्त पानी में ही रहते थे तो जाहिर सी बात है कि ये बड़े कमाल के स्विमर्स भी होते थे। यही बात एनाकोंडा पर भी लागू होती है। एनाकोंडा भी अक्सर दलदली इलाकों या रिवर्स में रहते हैं और वही छिपकर अपना शिकार करते हैं और इसलिए ये भी शानदार स्विमर्स होते हैं। एक बार इन दोनों की हंटिंग स्किल्स की तुलना करके भी देख लेते हैं। हंटिंग स्किल्स। माना जाता है कि दोनों सांपों की हंटिंग स्किल्स बहुत हद तक मिलती जुलती है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ये दोनों ही सांप बिना जहर वाले हैं और ऐसे में शिकार हासिल करने के लिए जहर की बजाय शरीर की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। अगर टाइटैनोबोआ की बात करें तो ये सांप पहले पानी में या पेड़ पौधों के पीछे छिप जाते थे ताकि अपने शिकार की नजरों से बच सके और उन्हें इनके होने का एहसास ना हो, और फिर मौका मिलते ही ये विशालकाय जबड़े और पिछले दांतों की मदद से अपने शिकार पर जोरदार झपट्टा मारते थे। शिकार को पकड़ने के बाद ये उसके चारों तरफ लिपट जाते थे और उसे पूरी ताकत से दबा देते थे। इस भयानक दबाव की वजह से शिकार का सांस लेना मुश्किल हो जाता था। दम फूलने की वजह से हार्ट बीट बंद हो जाती थी और कुछ ही देर में बेचारा दम तोड़ देता था। शिकार की मौत के बाद ये उसे पूरा का पूरा निगल जाते थे। यकीनन ये बड़े खूंखार और बेरहम शिकारी थे। अपनी साइज के हिसाब से इनकी खुराक भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, इसलिए ये अक्सर बड़े जानवर को ही अपना शिकार बनाते थे। जैसा कि हमने बात की, ये ज्यादातर वक्त पानी में बिताते थे। ऐसे में इनके शिकार भी मेनली मरीन क्रिएचर्स ही हुआ करते थे। बड़ी मछलियाँ, रेप्टाइल्स और उस समय पाए जाने वाले विशालकाय क्रोकोडाइल्स इनके मेन्यू का हिस्सा हुआ करते थे। एनाकोंडा का शिकार करने का अंदाज भी यही है, बस फर्क इतना है कि इसके शिकार की लिस्ट में छोटे जानवर आते हैं जैसे लार्ज रोडेंट्स, डियर, फिश, पेकरीज, कैपिबारास, टेपियर्स, टर्टल्स, बर्ड्स एंड एक्वेटिक रेप्टाइल्स जैसे कैमन। कभी कभी तो ये जैगुआर जैसे खूंखार शिकारी को भी अपना शिकार बना लेते हैं। इतना सब जानने के बाद मुझे तो एक ही बात समझ आती है कि बाप ही होता है। एनाकोंडा तो मानो टाइटैनोबोआ के सामने दूध पीता बच्चा है जिसे टाइटैनोबोआ आसानी से मसल कर रख सकता है। अगर दोनों की साइज की तुलना की जाए तो बिना किसी डाउट के टाइटैनोबोआ की जीत होती है। एनाकोंडा इसके सामने कहीं भी नहीं ठहरेगा। हालांकि बड़ी साइज जहां फायदेमंद होती है, वहीं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे जमीन पर आसानी से मूव करने और मुड़ने में आने वाली दिक्कतें, यानी फुर्ती और स्पीड के साथ आपको कहीं न कहीं समझौता करना पड़ता है, और लड़ाई में इन खूबियों का भी बड़ा महत्व होता है। एनाकोंडा भी भले ही ज्यादा फुर्तीले और तेज ना होते हो, मगर टाइटैनोबोआ की तुलना में तो इन्हें तेज ही कहा जाएगा। ऐसे में लड़ाई के वक्त एनाकोंडा को इस चीज का फायदा मिल सकता है, यानी मगर लड़ाई जमीन पर होती है तो एनाकोंडा के पास चांस है कि वो जीत जाए, मगर यदि लड़ाई पानी में होती है तो फिर ये टक्कर बिल्कुल भी बराबर की नहीं रह जाएगी। पानी के अंदर टाइटैनोबोआ एनाकोंडा को लपेट कर मारेगा। एनाकोंडा के लिए टाइटैनोबोआ के विशालकाय शरीर के आसपास कुंडली बनाने में भी बड़ी दिक्कत आएगी। वही टाइटैनोबोआ अपनी लंबाई का फायदा उठाकर एनाकोंडा के आसपास आसानी से लिपट जाएगा। एनाकोंडा को जब अपने ही हथियार का स्वाद चखना पड़ेगा तब तो उसके बचाव की उम्मीदें ना के बराबर ही रह जाएंगी। खैर, ये तो हुई हमारी बात। आपको क्या लगता है कि इन दो भीमकाय सांपों की भिड़ंत में किसकी जीत होगी और कौन मुंह की खाएगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अगर आप सोचते हैं कि एनाकोंडा इस महामुकाबले को जीत सकता है तो उसके पीछे के कारण भी आप कमेंट के जरिए मुझे साझा कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।